एसवी एग्जाम मैंट्रो में आपका स्वागत है। द 23 अगस्त 2026 आज के टॉप न्यूज हेडलाइंस पर आधारित 10 करंट अफेयर्स MCQs। हर क्वेश्चन का आंसर सोचिए, फिर फैक्चुअल एनालिसिस से वेरीफाई करिए। शुरू करते हैं। अगला टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय मामले। क्वेश्चन 1 इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक 2026 कहाँ संपन्न हुई? ऑप्शन अ बेंगलुरु, ऑप्शन बी विशाखापत्तनम, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी मुंबई। आंसर है ऑप्शन बी विशाखापत्तनम। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। 2026 के लिए ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक भारत के विशाखापत्तनम में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बेंगलुरु, चेन्नई और मुंबई अन्य प्रमुख भारतीय शहर हैं, लेकिन इस विशिष्ट बैठक के लिए स्थल नहीं थे। एग्जाम फैक्ट: ब्रिक्स 5 प्रमुख उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के एक संघ का संक्षिप्त रूप है। भारत ने सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कई ब्रिक्स बैठकों की मेजबानी की है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, 2026 के लिए ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक भारत के विशाखापत्तनम में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। दूसरा पॉइंट, ब्रिक्स 5 प्रमुख उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के एक संघ का संक्षिप्त रूप है। भारत ने सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कई ब्रिक्स बैठकों की मेजबानी की है। रक्षा। ध्यान दें। क्वेश्चन 2 डिफेंस और सिक्योरिटी। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। भारत में भूमि के उस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण संकीर्ण हिस्से को अक्सर चिकन नेक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन अ वाघा बॉर्डर, ऑप्शन बी सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ऑप्शन सी पाक जलदमरू मध्य, ऑप्शन डी कच्छ का रण। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह भारत के लिए एक संकीर्ण और महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान है। वाघा बॉर्डर भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा पार बिंदु है। पाक जलदमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच एक जलदमरू मध्य है। कच्छ का रण गुजरात में नमक दलदल का एक बड़ा क्षेत्र है। एग्जाम फैक्ट: सिलीगुड़ी गलियारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित एक संकीर्ण भूभाग है जो अपने सबसे तंग बिंदु पर लगभग 22 किलोमीटर चौड़ा है। ये भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के अन्य भागों से जोड़ता है और नेपाल, बांग्लादेश और भूटान की सीमाओं से लगा हुआ है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह भारत के लिए एक संकीर्ण और महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान है। दूसरा पॉइंट, सिलीगुड़ी गलियारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित एक संकीर्ण भूभाग है जो अपने सबसे तंग बिंदु पर लगभग 22 किलोमीटर चौड़ा है। ये भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के अन्य भागों से जोड़ता है और नेपाल, बांग्लादेश और भूटान की सीमाओं से लगा हुआ है। अब संस्कृति पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 3 एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम NADCP के तहत नियंत्रण और उन्मूलन के लिए मुख्य रूप से किन 2 प्रमुख पशु रोगों को लक्षित किया गया है? ऑप्शन अ एंथ्रेक्स और रेबीज, ऑप्शन बी खुरपका और मुहपका रोग FMD और ब्रिसेलोसिस, ऑप्शन सी स्वाइन फ्लू और एवियन इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन डी तपेदिक और गंधर्व। आंसर है ऑप्शन बी खुरपका और मुहपका रोग FMD और ब्रिसेलोसिस। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम NADCP विशेष रूप से खुरपका और मुहपका रोग FMD और ब्रिसेलोसिस को नियंत्रित और खत्म करने का लक्ष्य रखता है। ये 2 प्राथमिक बीमारियां हैं जिन पर कार्यक्रम पशुधन के स्वास्थ्य में सुधार के लिए ध्यान केंद्रित करता है। एंथ्रेक्स और रेबीज गंभीर पशु रोग हैं, लेकिन NADCP का प्राथमिक ध्यान नहीं है। स्वाइन फ्लू और एवियन इन्फ्लुएंजा महत्वपूर्ण हैं, लेकिन NADCP के मुख्य लक्ष्य FMD और ब्रिसेलोसिस हैं। तपेदिक और ग्लैंडस भी पशु रोग हैं, लेकिन NADCP द्वारा लक्षित मुख्य रोग नहीं हैं। एग्जाम फैक्ट: NADCP की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 2019 में की गई थी। इसके लिए कुल 13,343 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया था। इसके अंतर्गत 100% मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर आबादी को FMD के खिलाफ और 100% बोवाइन मादा बछड़ों को ब्रिसेलोसिस के खिलाफ टीका लगाया जाना है।
एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम NADCP विशेष रूप से खुरपका और मुहपका रोग FMD और ब्रुसेलोसिस को नियंत्रित और खत्म करने का लक्ष्य रखता है। दूसरा पॉइंट, NADCP की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 2019 में की गई थी। इसके लिए कुल 13,343 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया था। इसके अंतर्गत 100% मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर आबादी को FMD के खिलाफ और 100% बोवाइन मादा बछड़ों को ब्रुसेलोसिस के खिलाफ टीका लगाया जाना है। टॉपिक चेंज, सामाजिक कल्याण। क्वेश्चन 4, सोशल इश्यूज और वेलफेयर। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO भारत में किस केंद्रीय मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है? ऑप्शन अ, वित्त मंत्रालय। ऑप्शन बी, श्रम और रोजगार मंत्रालय। ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ऑप्शन डी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, श्रम और रोजगार मंत्रालय। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत संचालित एक सांविधिक निकाय है। वित्त मंत्रालय मुख्य रूप से आर्थिक मामलों और राजकोषीय नीति से संबंधित है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय हाशिए के वर्गों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है। कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय कंपनियों और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को नियंत्रित करता है। एग्जाम फैक्ट, EPFO भारत में संगठित क्षेत्र के लिए भविष्य निधि, पेंशन योजनाएं और बीमा योजनाएं प्रशासित करता है। ये कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने वाले दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत संचालित एक सांविधिक निकाय है। दूसरा पॉइंट, EPFO भारत में संगठित क्षेत्र के लिए भविष्य निधि, पेंशन योजनाएं और बीमा योजनाएं प्रशासित करता है। ये कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने वाले दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है। 5 सेकंड्स रुकिए, अभी कमेंट में क्वेश्चन 4 का अपना आंसर लिखिए। देखिए, इस सेशन में कितने एस्पिरेंट्स आपसे आगे हैं और कितने पीछे। अब समसामयिकी की ओर। क्वेश्चन 5, जनरल करंट अफेयर्स। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। 57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के लिए पहली संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन अ, अनुराग ठाकुर। ऑप्शन बी, डॉक्टर मुरुगन। ऑप्शन सी, जी किशन रेड्डी। ऑप्शन डी, प्रहलाद सिंह पटेल। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर एल मुरुगन। इस आंसर के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस अभी समझते हैं। डॉक्टर एल मुरुगन ने राज्य मंत्री के रूप में 57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह IFFI के लिए पहली संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता की। अनुराग ठाकुर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने इस विशेष बैठक की अध्यक्षता नहीं की। जी किशन रेड्डी केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन वे IFFI की संचालन समिति से नहीं जुड़े हैं। प्रहलाद सिंह पटेल केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन वे IFFI की संचालन समिति से नहीं जुड़े हैं। एग्जाम फैक्ट, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI एशिया के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण फिल्म समारोहों में से एक है, जो प्रतिवर्ष गोवा में आयोजित किया जाता है। यह वैश्विक सिनेमा के प्रदर्शन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, डॉक्टर एल मुरुगन ने राज्य मंत्री के रूप में 57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह IFFI के लिए पहली संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता की। दूसरा पॉइंट, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI एशिया के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण फिल्म समारोहों में से एक है, जो प्रतिवर्ष गोवा में आयोजित किया जाता है। यह वैश्विक सिनेमा के प्रदर्शन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। अगर इस सेशन से आपकी एग्जाम प्रिपरेशन तेज हो रही है, तो अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हर नोटिफिकेशन आपको आपके टारगेट स्कोर के एक क्वेश्चन और करीब लाती है। अगला टॉपिक, राजव्यवस्था। क्वेश्चन 6, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। भारत की वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? ऑप्शन अ, राजनाथ सिंह। ऑप्शन बी, नितिन गडकरी। ऑप्शन सी, अमित शाह। ऑप्शन डी, निर्मला सीतारमण। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अमित शाह। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं।
अमित शाह वर्तमान में भारत के केंद्रीय गृह मंत्री का पदभार संभाल रही हैं। राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। नितिन गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री हैं। एग्जाम फैक्ट: केंद्रीय गृह मंत्री एक महत्वपूर्ण पद है जो आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और केंद्र राज्य संबंधों के लिए जिम्मेदार है। गृह मंत्रालय मुख्य रूप से कानून और व्यवस्था, पुलिस और विभिन्न प्रशासनिक कार्यों से संबंधित है। एग्जाम ब्लूप्रिंट: पहला पॉइंट, अमित शाह वर्तमान में भारत के केंद्रीय गृह मंत्री का पदभार संभाल रही हैं। दूसरा पॉइंट, केंद्रीय गृह मंत्री एक महत्वपूर्ण पद है जो आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और केंद्र राज्य संबंधों के लिए जिम्मेदार है। गृह मंत्रालय मुख्य रूप से कानून और व्यवस्था, पुलिस और विभिन्न प्रशासनिक कार्यों से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय मामले: ध्यान दें। क्वेश्चन 7, इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में एक प्रभावी ढांचा बनाने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने सर्वसम्मति से चेन्नई घोषणा को अपनाया? ऑप्शन ए G7, ऑप्शन बी आसियान, ऑप्शन सी ब्रिक्स, ऑप्शन डी ASEAN। आंसर है ऑप्शन सी ब्रिक्स। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर केंद्रित चेन्नई घोषणा को ब्रिक्स समूह द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया था। G7, आसियान और ASEAN अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो इस विशेष घोषणा को अपनाने में शामिल नहीं थे। एग्जाम फैक्ट: ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के एक अंतरसरकारी संगठन का संक्षिप्त रूप है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सहयोग और विकास को बढ़ावा देना है। एग्जाम ब्लूप्रिंट: पहला पॉइंट, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर केंद्रित चेन्नई घोषणा को ब्रिक्स समूह द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया था। दूसरा पॉइंट, ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के एक अंतरसरकारी संगठन का संक्षिप्त रूप है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सहयोग और विकास को बढ़ावा देना है। 7 क्वेश्चंस हो गए। अब तक कितने सही? क्वेश्चन 8 से पहले अपना रनिंग स्कोर कमेंट में डालिए। 3 क्वेश्चंस बाकी हैं, स्कोर और बेहतर हो सकता है। अब रक्षा पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 8, डिफेंस और सिक्योरिटी। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। किस भारतीय शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना को तीसरा पनडुब्बी रोधी युद्ध उतले पानी का शिल्प ASWSWC मांगरोल सौंपा? ऑप्शन अ, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL, ऑप्शन बी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL, ऑप्शन सी, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSC, ऑप्शन डी, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL ने तीसरी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत मंगरोल का निर्माण और वितरण किया। माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL को विध्वंसक और पनडुब्बी बनाने के लिए जाना जाता है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSC मुख्य रूप से फ्रिगेट और कॉर्वेट बनाती है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL अपतटीय गश्ती पोतों और अन्य छोटे जहाजों पर ध्यान केंद्रित करता है। एग्जाम फैक्ट: पनडुब्बी रोधी युद्ध उतले पानी का पोत ASWSWC परियोजना का उद्देश्य तटीय क्षेत्रों में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने में भारतीय नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाना है। ये पोत भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने और रक्षा निर्माण में मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण है। एग्जाम ब्लूप्रिंट: पहला पॉइंट, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL ने तीसरी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत मंगरोल का निर्माण और वितरण किया। दूसरा पॉइंट, पनडुब्बी रोधी युद्ध उतले पानी का पोत ASWSWC परियोजना का उद्देश्य तटीय क्षेत्रों में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने में भारतीय नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाना है। ये पोत भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने और रक्षा निर्माण में मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण है। टॉपिक चेंज: अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन 9, इकोनॉमी और फाइनेंस। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। सरकारी पहलें और समितियां अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में किस जनसांख्यिकीय समूह के नेतृत्व वाले उद्यमों के विकास को गति देने पर ध्यान केंद्रित करती हैं? ऑप्शन अ, युवा, ऑप्शन बी, महिलाएं, ऑप्शन सी, किसान, ऑप्शन डी, वरिष्ठ नागरिक। आंसर है ऑप्शन बी, महिलाएं। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है।
सशक्त समिति ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के विकास को गति देने के उद्देश्य से प्रस्तावों की समीक्षा की, जिसमें महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर प्रकाश डाला गया। युवा पहल अक्सर रोजगार और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करती हैं। किसानों को मुख्य रूप से कृषि योजनाओं के माध्यम से समर्थन दिया जाता है। वरिष्ठ नागरिकों की पहल आमतौर पर कल्याण और सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करती है। एग्जाम फैक्ट: ग्रामीण विकास मंत्रालय महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAYNRLM जैसी विभिन्न योजनाओं को लागू करता है। इन पहलों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए समावेशी विकास और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। एग्जाम ब्लूप्रिंट: पहला पॉइंट, सशक्त समिति ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के विकास को गति देने के उद्देश्य से प्रस्तावों की समीक्षा की, जिसमें महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर प्रकाश डाला गया। दूसरा पॉइंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAYNRLM जैसी विभिन्न योजनाओं को लागू करता है। इन पहलों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए समावेशी विकास और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। अब अर्थव्यवस्था की ओर। क्वेश्चन 10, इकोनॉमी और फाइनेंस। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस मंच को संबोधित किया? ऑप्शन अ, विश्व आर्थिक मंच। ऑप्शन बी, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। ऑप्शन सी, इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम। ऑप्शन डी, G20 शिखर सम्मेलन। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम। इस आंसर के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस अभी समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2026 में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में भाषण दिया। विश्व आर्थिक मंच एक अलग अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दावोस में अपनी वार्षिक बैठक के लिए जाना जाता है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट गुजरात में आयोजित होने वाला एक द्विवार्षिक निवेशक शिखर सम्मेलन है। G20 शिखर सम्मेलन प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं की एक वार्षिक बैठक है। एग्जाम फैक्ट: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2026 में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में भाषण दिया। एग्जाम ब्लूप्रिंट: पहला पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2026 में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में भाषण दिया। दूसरा पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2026 में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में भाषण दिया। पावर रिविजन 60 सेकंड रैपिड फायर। सभी आंसर्स बैक टू बैक। ध्यान से सुनिए और लॉक करिए। Q1, ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक 2026 कहां संपन्न हुई? विशाखापत्तनम। Q2, भारत में भूमि के उस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण संकीर्ण हिस्से को अक्सर चिकन नेक के रूप में जाना जाता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। Q3, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम NADCP के तहत नियंत्रण और उन्मूलन के लिए मुख्य रूप से किन दो प्रमुख पशु रोगों को लक्षित किया गया है? खुरपका और मुहपका रोग FMD और ब्रुसेलोसिस। Q4, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO भारत में किस केंद्रीय मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है? श्रम और रोजगार मंत्रालय। 5:57 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के लिए पहली संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर L मुरुगन। Q6, भारत की वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। पावर रिविजन जारी, पार्ट 2 हाव्स। Q7, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में एक प्रभावी ढांचा बनाने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने सर्वसम्मति से चेन्नई घोषणा को अपनाया? ब्रिक्स। Q8, किस भारतीय शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना को तीसरा पनडुब्बी रोधी युद्ध उथले पानी का शिल्प ASWSWC मांगरोल सौंपा? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL। Q9, सरकारी पहलें और समितियां अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में किस जनसांख्यिकीय समूह के नेतृत्व वाले उद्यमों के विकास को गति देने पर ध्यान केंद्रित करती हैं? महिलाएं। Q10, 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस मंच को संबोधित किया? इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम। पावर रिविजन कंप्लीट। जिस आंसर में डाउट था उसे एग्जाम से पहले एक बार और देखें। आज का डेली अमोल लोड हो गया। कमेंट में फाइनल स्कोर अभी डालें। वीकली टेस्ट लिखें, लाइव टेस्ट लिंक तुरंत मिलेगा। अपनी रैंक जानिए। आज की फ्री PDF टेलीग्राम पर पिन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं। हर वीडियो आपको कंपटीशन से एक कदम आगे रखता है। कल इसी समय मिलते हैं।